हेलो दोस्तों, आज हम अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक मतलब होता है घना। कोई माध्यम कितना घना है तो उसका अपवर्तनांक उतना ज़्यादा होगा। कोई माध्यम उतना कम घना है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। जैसे हवा का अपवर्तनांक कम होता है, उसके ज़्यादा अपवर्तनांक पानी का होता है, उससे ज़्यादा अपवर्तनांक कांच का होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो निर्वात में प्रकाश का जो वेग है उसको c से हम लोग डिनोट करते हैं। और c में लिखे तो इसका मतलब हो गया कि वैक्यूम में जहाँ पे कुछ नहीं हो वहाँ पे प्रकाश जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के अनुसार चलती है। मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतना 1 सेकेंड में इतना दूरी चल जाती है। तो सोचिए प्रकाश का वेग कितना है। इस वेग से चलती है तो सूर्य से जो पृथ्वी पर आने का, सूर्य से जो रोशनी चलती है प्रकाश, पृथ्वी पर आने में 500 सेकेंड लगता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में भी हम लोग इतना ही मानते हैं। हवा में प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कम जाता है क्योंकि कांच हवा से थोड़ा घना सघन होता है, तो कांच में इसका वेग कम हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पानी में इससे थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि पानी से कम घना है, 2 × 10⁻2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपवर्तनांक मतलब होता है घना। उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। यू को थोड़ा खींच दीजिएगा तो म्यू बन जाएगा। और म्यू को अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। और म्यू बराबर होता है c/v। म्यू बराबर क्या होता है? c/v। c क्या हो गया? निर्वात में प्रकाश का वेग। और v क्या हो गया? किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। अब यहाँ पर जो v लेंगे ना, जिसके कंपैरिजन में हम लोग लेंगे वो यहाँ पे रखेंगे। तो ये इसका फार्मूला हो गया, म्यू बराबर c/v। ये आगे हम लोग को काम आएगा। तो यहाँ आप लोग उतार लीजिएगा। उसी तरह हवा में, हवा का अपवर्तनांक कितना होगा? हवा का म्यू ऑफ एयर, तो c/v होगा। v कितना होगा? एयर का। तो c कितना था एयर का? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेग क्या था हवा का? इतना ही था, 8 मीटर पर सेकेंड। काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो हवा का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 1। अब हम लोग कांच का एक बार देख लेते हैं। कांच का म्यू, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? c/v। और ये किसका लेंगे? गिलास का लेंगे, कांच का। तो निर्वात में कितना होगा? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच का इसके पहले हम लिखे थे, कितना होगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर ये कट गया, 3/2 बराबर 1.5। म्यू कांच बराबर होता है 1.5। तो ये इसका अपवर्तनांक निकल गया। इसी तरह आप लोग आगे जो भी, जिसका भी अपवर्तनांक चाहे निकाल सकते हैं, चाहे कांच हो, हवा हो, पानी हो, हीरा हो, किसी का भी अपवर्तनांक निकल सकता है। हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, इसके ऊपर फिर सवाल बनाएंगे। हवा का भी निकाले थे, कितना निकला था? 1। उसके बाद ग्लास का कितना निकला था? 1.5। और वाटर का कितना होता है? 1.33। और डायमंड का कितना होता है? हीरा का 2.4। ये या तो आप लोग याद भी रख सकते हैं, या फिर इसको हम, अगर वेग मालूम होगा तो ये हम लोग अपवर्तनांक निकाल लेंगे। एक तो प्रश्न लिखिए क्या है। अपवर्तनांक का मान संभव होगा। अपवर्तनांक का मान संभव होगा, ए में लिख देंगे >1,
लेस देन 1 इक्वल टू 1 डी 1 से अधिक और ई इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अपवर्तनांक का मान संभव होगा, क्या मान संभव होगा, हम लोग क्या निकाले थे 1। 1 से नीचे कभी आएगा, नहीं आता है। 1 से नीचे अपवर्तनांक नहीं होता है, तो कभी भी 1 के बराबर होगा, ये सही है। 1 से कम नहीं होगा, ये गलत है और ये सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 1 से सही है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, तो हीरा में प्रकाश का वेग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, 2.4 है, तो हीरा में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो हमको वेग निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, म्यू डायमंड दिया हुआ है 2.4, म्यू हमको वेग निकालना है। म्यू का वेग नहीं निकालना है, हमको वेग निकालना है हीरा का। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C/V बराबर म्यू, ये फार्मूला है। तो म्यू सी कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमको वेग निकालना है। और ये कितना दिया 2.4, इसको नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे 2.4 बराबर भी बराबर हो जाएगा, भी यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, भी यहाँ लिख दिए। भी बराबर, ये यहाँ से हटेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो 3 × 10⁸ 4 मीटर पर सेकेंड। बी वाला बिंदा हटाए तो ये 10 यहाँ दे दिए, तो 6 चौके 24 और 6 5 30, 5/4 मीटर पर सेकेंड बराबर 1.25 मीटर पर सेकेंड। यह हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। इसको अभी रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन बनाएंगे। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है किसी के बारे में तुलना करना। जैसे मान लीजिए ये धरती है, यहाँ पे कोई लड़का है, तो हम बोल देंगे अगर ये 5 फीट का होगा, 5 फीट का होगा, तो बोलेंगे कि हाँ ये लंबा है। लेकिन यहीं पे एक और लड़का है, ये 7 फीट का है, तो इसके कंपैरिजन में ही छोटा है। तो जहाँ कंपैरिजन हो गया, यहाँ सापेक्ष हो गया, इसी को सापेक्ष बोलते हैं। सापेक्ष में क्या होता है, हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना के हिसाब से उसी को 2
अपर्तनांक के बीच में जो तुलना करते हैं ना, उसी को सापेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। दो अपर्तनांक के बीच में जो तुलना किया जाता है उसी को हम लोग सापेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। जैसे μ1 और μ2, ये दोनों के बीच में अगर हम तुलना करेंगे तो उसको बोलेंगे सापेक्ष अपर्तनांक। तो इसको लिखेंगे μ1 से μ2, इसी को बोलेंगे μ2 बटे μ1। ये हमारा तुलना हो गया। μ2 के तुलना में μ1 कितना, μ1 के तुलना में μ2 कितना है। हवा के तुलना में पानी का अपवर्तनांक, हवा के तुलना में पानी का अपवर्तनांक। तो हवा के तुलना में एयर, हवा की तुलना में मतलब एयर की तुलना में पानी का अपवर्तनांक मतलब वाटर। इसको कैसे लिखेंगे, μW/μA, ऐसे लिखेंगे। अब दूसरा लेते हैं, कांच, इसको G से डिनोट करते हैं। कांच की तुलना में पानी का अपवर्तनांक, कांच के तुलना में पानी का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू, कांच है तो यहाँ G लिख देंगे, और यहाँ पानी की तुलना में मतलब वाटर, इसको कैसे लिखेंगे, μW/μG, ऐसे लिखेंगे। इसके ऊपर एक सवाल बनाएंगे आगे चल के। सापेक्ष समझ गए आप लोग, सापेक्ष का क्या मतलब होता है, एक दूसरे से तुलना करना, उसी को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष, कंपैरिजन करना। अब एक सवाल हम लेते हैं, इसके अनुसार प्रश्न, यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तथा पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो पानी की तुलना में कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए एक प्रश्न लिए हैं, यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है दिया हुआ है तथा पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक कितना है, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो पानी की तुलना में कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, या फिर कांच के अपवर्तनांक में पानी का तुलना क्या होगा। हम कोई भी अपना पूछ सकता है एग्जाम में। इसको क्या देंगे, पहले क्या दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे, तो μG दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2, म्यू पानी का वाटर दिया हुआ है कितना 4/3, तो म्यू कांच के अपवर्तनांक क्या पूछा, क्या है पानी की तुलना में ना, तो यहाँ पे पानी लिखेंगे। यहाँ पानी की तुलना में कांच का अपवर्तनांक मतलब G, तो μG/μW। μG कितना है 3/2 और 4/3, 3/2 गुना 3/4,
ये ऐसे ऊपर जाएगा, पलट जाएगा, 9/8, ये उत्तर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे अपवर्तनांक के नियम। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या है। अब पढ़ेंगे अपवर्तनांक का क्या नियम है। अपवर्तन के अपवर्तन का नियम, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम या स्नेल का नियम। अपवर्तन का नियम इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम, दोनों एक ही बात है। तो स्नेल जी ने क्या बोला था, कोई भी प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चाहे सघन से विरल, चाहे विरल से सघन, तो वो अब कोई अगर विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, अगर सघन से विरल की तरफ जाएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो इन्होंने ही कहा कोई भी प्रकाश आई और इसको जाना था सीधे, अब यहाँ पे मुड़ेगी कि क्या होगी ये डिपेंड करता है इसके अपवर्तनांक पे, इसका सघनता पे। ये दूसरा वाला मीडियम कितना सघन है, ये सघन है या फिर ये सघन है। तो हम मान लीजिए ये हमारा μ1 है और ये हमारा μ2 है, और एक कंडीशन है कि μ1 इज लेस देन μ2। तो μ1 जो है μ2 से कम सघन, इसका अपवर्तनांक कम है तो मतलब ये विरल है, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है इसका मतलब ये सघन है। जब सघन होगा तो ये थोड़ा सा लंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये कोण, ये हमारा इंसिडेंट है, ये बाहर निकल गई, तो ये आई हो गया और ये आर हो गया, और इसको अभिलंब बोलते हैं। तो स्नेल जी ने कहा कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, और चूंकि म्यू प्रकाश 1 से 2 की तरफ जा रहा है इसलिए अपवर्तनांक 1 से 2। ये स्नेल जी का नियम है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, और प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है इसलिए μ1 इंटू μ2। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, μ2/μ1। अब म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, c/v2 अपॉन c/v1। इसी को लिख सकते हैं c/v2 बराबर v2 गुना v1 अपॉन c कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं v1 अपॉन v2। तो एक फॉर्मूला निकल गया यहाँ पर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1 बराबर v1 अपॉन v2। अब एक और प्रकाश में लोग पढ़ते v बराबर n लैम्डा, यानी क्या होता है, आवृत्ति होता है, और ये तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, ये वेग होता है। हम लोग पढ़े हैं इसके आगे v बराबर n लैम्डा, यहाँ पर v1 का बराबर हम लिख देंगे n लैम्डा 1 अपॉन n लैम्डा 2, और n कट गया
तो λ1/λ2। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आया, sin I/sin r बराबर μ2/μ1 बराबर v1/v2 बराबर λ1/λ2। ये फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर देखिए μ2 है तो λ1 है, μ1 है तो λ2 है, मतलब ये इसके उल्टा है या ये इसके उल्टा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, म्यू व्युत्क्रमानुपाती 1/λ। बस सवाल यहीं से पूछता है। लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और लाल का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है। अब दे देगा क्वेश्चन में अपवर्तनांक किसका कम होता है, लाल का, बैगनी का, पीला का। अब किसका अपवर्तनांक अगर कम होगा तो यहाँ पर लैम्डा उसका ज़्यादा होगा, और जिसका लैम्डा कम होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। तो इसी हिसाब से सवाल आपको घुमाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा। जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका लैम्डा ज़्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका वेग ज़्यादा होगा। तो इसी पे सवाल जो है आगे पूछेगा, ये आप लोग उतार लीजिए। एक प्रश्न लेते हैं। प्रकाश के किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो क्या पूछा, प्रकाश का किस रंग का अपवर्तनांक कम होगा। अपवर्तनांक कम होगा तो लैम्डा ज़्यादा होगा। तो अपवर्तनांक कम बोला है तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा किसका है, तो लाल का। यही लाल इसका उत्तर हो जाएगा, ये उसका उत्तर है। तो आज जो है हम अपवर्तन का जो नियम तक पढ़ा दिए हैं। अब आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्रकाश के अगले गुण के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं तक।